हमारे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं और जैसे हमने ब्रेक पे आने के बाद इस चीज़ को मेंशन किया था कि बात होगी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, साथ साथ मौशी सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त लोग जो सवालात भेज रहे हैं उसमें ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। और ये जो कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के बाद, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जा रही है। तो समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत क्या चाहती है, उनकी तरजीहात में क्या शामिल है, और मज़ीद ये कि अगर ये जंग में मज़ीद इजाफा हो गया, फिर उसके बाद जो इकॉनमी हमारी जो हमसे नहीं संभल रही, ये आने वाले वक्त में और कितनी मुश्किलात पाकिस्तान की आवाम के लिए लेकर आ सकती है। यही आजकल मौजूद गुफ्तगू बना हुआ है, सब्जेक्ट इसके ऊपर बात हो रही है। जनाब मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएं। सबसे पहले अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब तशरीफ़ फरमाएं, प्रेसिडेंट जट अलायंस सिंध। यहाँ पे उनको आज सुबह के वक्त मदू किया, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। बहुत शुक्रिया जी, मैं चैनल 5 का और ख़ास तौर पे आपकी टीम का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। अशरफ मेमन साहब उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं मामलात के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत हाल हो, मौशी सूरत हाल हो या समाजी सूरत हाल हो, तमाम ही मामलात और मौज़ूआत बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद हैं। अशरफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बाजवा साहब सबसे पहले समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये जो मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल है, ठीक है जंग चल रही है, मामला चल रहे हैं, खुदा खैर करेगा आगे मामला संभल भी जाएंगे, मगर हम ये सवाल करते हैं कि ये जो हमारी हुकूमत है, अब जैसे पेट्रोल की कीमतों का तयन है, रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो तयन किया जाएगा। आप रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे तो आपको नहीं पता कि उसमें 10 रुपये इजाफा होगा, 20 रुपये होगा। ये वैसे ही वो मसला है जिसकी वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है कि वो सर्वाइव उसका करना जो है वो यहाँ पे मुश्किल होता जा रहा है। ज़रा फरमाइएगा कि ये क्या नतीजा इसका निकलेगा, और आगे आने वाले वक्त में अगर जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि मामलात और तूल पकड़ जाते हैं या जंग और तवील हो जाती है, तो नतीजा क्या निकल रहा है इसका फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा जो हमारे जो सूरत हाल है, हमारे इर्द गिर्द पड़ोस में जो जंग कंटिन्यू हो गई है, अब तो ये बीच में कुछ रुकी थी। हमने बड़ी खुशी और मसरत का इजहार किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और आर्मी चीफ ने, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने उसमें बड़ा संजीदा रोल प्ले किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो जंग रोकने में कामयाब हो गए, और मुआहदे भी हो गए, सनेचर भी हो गए, दस्तखत भी हो गए। पाकिस्तान ने अपनी खिदमत पेश की और उसमें अमन हुआ, हमने शुक्र किया, और महंगाई थमने लगी थी। देखा आपने, पेट्रोल 400 शायद 30 या 40 रुपए से एकदम 300 तक आ गया था। बकाया मामलात भी दुरुस्तगी की तरफ चल पड़े थे, लेकिन फिर दोबारा से वो जंग छिड़ चुकी है। आप देखिए ये मामला हो गया है अब हक़ हुक्मरानी का। अमेरिका ताकत में बदमस्त हो चुका है, वो कई ममालिक को सफ़ा हस्ती से मिटा चुका है या उन्हें गुर्बत की लकीर के नीचे तक ले जा चुका है। अब वो क्योंकि उसके ख़िलाफ़ कोई एक ताकतमंद मुल्कों का इत्तेहाद बन नहीं पा रहा है, अगर बन पा रहा है तो उसमें उनकी वो हिम्मत नहीं कर रहे। सीधी सी बात है, अमेरिका का इतना प्रेशर हो चुका है। अब देखें कि अब आपके सामने इसराइल जो कुछ करता है, अगर हम सच बात कहें, वो किसके कहने पे करता है? इसराइल की क्या औकात है, क्या हिम्मत है? वो तो उसकी कठपुतली है। वो जिसे चाहता है, अमेरिका ने जिस पर भी कोई हमला करना होता है तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल इसराइल से करवाता है। और आप देख रहे हैं हमारे फ़लस्तीन का उन्होंने क्या हाल किया, हमारी गज़ा का हाल क्या किया, और हमारे दीगर मुस्लिम ममालिक पर भी वो हमले करता रहता है। वो तो हमारी बर्दाश्त है, हमारे मुस्लिम ममालिक की बर्दाश्त है, क्योंकि हमारा कोई ताकतमंद ब्लॉक बना नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो बदमस्त हाथी बनकर हर चीज़ को चलता जाता है। अब रहा जहाँ तक अभी जो मौजूदा करंट सूरत हाल है, उसमें ईरान ने इनके सामने खड़े होने की कोशिश की। हालांकि ईरान बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है, नुकसान कर रहा है। उन पर पाबंदियाँ तो अरसा 20-30 सालों से थी, उनकी मशीयत तो ठीक कमज़ोर हो गई थी, लेकिन वहाँ की जो सियासी क़यादत थी, जो सियासी कुव्वत थी, या जो वहाँ ईरान को चलाती है, वो मैं बिला झिझक ये बात करूँगा कि वो बहुत ईमानदार, अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा वफादार, अपनी कौम के हकीकी नुमाइंदों का वो किरदार अदा करते। आप देखिए कि पहले तो इराक और ईरान आपस में लगे रहे, कोई 10 साल मेरा ख्याल उन्होंने आपस में भी लड़ाई की है। उसके बाद आप देखें कि वो अमेरिका से मुख्तलिफ औकात में उनकी जंगें भी जा रही हैं,
ان کے اوپر پابندیاں بھی ہیں، ان کی معیشت بھی بالکل بیٹھ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود میں معافی چاہتا ہوں، میں پاکستانی قوم سے بھی میری بات ہم سے لاکھ درجے اچھے ہیں یار، ہمارے تو پڑوس میں جنگ ہو رہی ہے، ہمارے یہ پنجابی میں کہتے ہیں برے حال تھے بونکے دیہڑے، ارے وہ تو لڑ رہے ہیں، وہ تو لڑ رہے ہیں، ان کا تو ان کی فوج، ان کی عوام، ان پر اتنی پابندی کے باوجود وہ امریکہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھے ہیں۔ میں تو اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ ہے ہی شہیدوں کی دھرتی ہے۔ ایران جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہماری مسلم قیادت ساری کی ساری وہاں شہید ہوئی، تو انہوں نے ان سے درس لیا ہمت، قوت، ایمان کا۔ تو آج ہم سب ممالک کو، خاص طور پر مسلم ممالک کو اکٹھے ہو کر ہی ہم امریکہ کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کرنی چاہیے۔ اگر مسلم ممالک یہ سمجھ، دیکھیے جو پاکستان نے جو رول پلے کیا وہ تو میں سیدھی بات بتاؤں وہ منت سماعت والا ہی تھا جی، بس جان دو جی، جان دو جی، جان دو جی، جو ہاتھ واتھ جوڑ کے انہوں نے جنگ رکوا دی، اور میں شکر گزار ہوں کہ دونوں ممالک نے ہماری وہ بات مان لی، پرائم منسٹر صاحب کی وہ بات۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہمارے پنجابی میں مثال ہے کہ غریب چودھری کا فیصلہ کوئی نہیں مانتا، کمزور چودھری کا فیصلہ کوئی نہیں مانتا۔ اب وہ دیکھیں کہ 10 دن وہ فیصلہ نہیں چل پایا ہے۔ تو آج میرا خیال ہے کہ مسلم ممالک کو متحد ہو کے، منظم ہو کے، اگر کہیں ایران غلطی کر رہا ہے یا ہٹ درمی کر رہا ہے یا مطلب ضد کر رہا ہے، تو اسے بھی روکنا چاہیے، اور پھر امریکہ کو بھی شٹ اپ کال دینی چاہیے، سب کو مل کر۔ اگر ایک دیکھیں وہ بے حد ان کے پاس معاشی طاقت ہے، فوجی طاقت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، طاقت، ایک اتنی طاقت کے سامنے ہم اکٹھے ہو کر ہی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر سارے مسلم ممالک نے متحد ہو کر کے، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں امریکہ کے گلے پڑ جانا چاہیے، اس کی پرابلم اپنے ملک، لیکن کم سے کم اگر اب عرب ممالک جس طرح وہ امریکہ کے نیچے بچھے ہوئے ہیں، بس مرے جا رہے ہیں اس کے لیے، آپ انہیں چاہیے کہ بھائی آپ اپنی اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے متحد ہو کر، وہ اقوام متحدہ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ وہ کس بلا کا نام ہے جس کو ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں، اس کی خاموشی ہمیں برباد کر گئی ہے۔ ہمارا اس نے ہمارا، آپ افغانستان کو دیکھ لیں، کشمیر کی حالت دیکھ لیں، آپ فلسطین کو دیکھیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، آپ غزہ کو دیکھیں، اور دوسرے قطر، وہ مختلف ممالک پر حملہ کرتا رہتا ہے، لیکن ہم کہتے تو ہیں جی ہمارا چودھری جو ہے وہ اقوام متحدہ، لیکن میں معذرت کے ساتھ میں نے بالکل ٹھیک ہے۔ اشرف صاحب جس طرح یہ بھی بات کر رہے تھے امریکہ ایران کے حوالے سے، اور ابھی بھی 11واں روز ہے جو امریکہ کے جو حملے ہیں وہ جاری ہیں، اور آگے بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ ہمیں تھمتی ہوئی اب نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان پر اس کے کیا اثرات اور پڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا بہت زیادہ انسٹیبلٹی پاکستان میں دیکھی گئی ہے۔ پیٹرول کی بات کریں تو اب پیٹرول ایسوسی ایشن نے بھی کہہ دیا کہ وہ اسٹرائک پر جائیں گے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ انٹرنیشنل جو سینیریو ہے، اس میں ہمارا سب سے بڑا رول یہ تھا کہ ہم اپنے گھر کو دیکھتے، اس کو سدھارتے، جس پہ ہم نے بالکل کام نہیں کیا۔ اسی طرح کی ہماری عیاشیاں، اسی طرح سے ہمارے ترلے چل رہے تھے اور چل رہے ہیں۔ وہ ایک ہوتا ہے نا، فارملٹیز کے لیے ایک بیان آ جاتا ہے، جی ہم کٹوتی کریں گے اور یہ کریں گے۔ جب رویے اور جو پریزنٹیشن جو ہوتی ہے تو اس میں ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگ کہیں پہ بھی اس کا ہم نے کہیں سوچا ہی نہیں، ادراک ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم معاشی طور پہ کتنے ویک ہیں اور ہمارے ساتھ معاملات کیا ہیں۔ اور ابھی تو ہمارا یہ جو جیسے بات ہوئی کہ بھائی وہ تو جتنا بھی فنڈس ہے ہمارے پاس تو یہ ترلے کا ہے سارا، کسی 2 ارب ممالک کے پیسے نکل جائیں، چائنا کے پیسے نکل جائیں تو ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کا تدارک یا اس کا جو شعور ہے بحیثیت قوم، تو اس میں سب ہم لوگ اس میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تباہی میں۔ کہیں کسی جگہ پہ بھی ایسا نہیں ہے جو جس جگہ پہ کھڑا ہے وہ مکمل طور پہ اسی طرح اپنے خرچے، اپنے شو بازیاں اسی طرح اپنی پریزنٹیشن پہ چل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ ہے تو بہت چھوٹی سی بات کہ آپ کسی اور ڈے میں بھی چلے جائیں، کسی بڑے ہوٹل میں یا چھوٹے ہوٹلوں میں بھی، تو آپ کو رش ویٹنگ میں ہی لوگوں کا ملے گا، 3 سے 4 ہزار روپے کا کھانا ہو جاتا ہے جناب۔
وہ برتھ ڈے ہماری یہاں جو ہوتی ہیں تو اس کا لش پش ہونا، پھر ہماری آؤٹنگ کا طریقہ کار، پھر ہماری شادیوں میں ضیاع ہونا، اچھا یہ ساری چیزیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ سارے اثرات ہمارے کسی نہ کس طرح ہماری اکانومی پہ پڑتے ہیں۔ انٹرنیشنلی ہمارے رویے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ کہیں ہم جو بات کرتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہوں، تو یہ سارے رویے جو ہمارے ہیں تو باحیثیت قوم ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے شعور کی جو کیفیت ہے وہ ہم میں سوائے ایڈاکزم پہ ہے کہ آج کر لو کل پھر بھیک مانگ لیں گے۔ اچھا اب یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں کیا ہوگا، ہماری ترتیب کیسے اچھی ہوگی، ہمارے بچوں کو آنے والا وقت کیسے اچھا ملے گا، تو یہ شعور کون دے گا؟ ہمارے اس وقت کی جو جنریشن ہے اس کو بڑے دیں گے، لیکن وہ کیا ہے کہ تھوڑی سی قربانی تھوڑے سے حالات کو بہتر کرنے کے لیے خود کو پیش کرنا ہوگا، جو کہ کہیں پہ بھی ہم نہیں کر پا رہے۔ اچھا معاشی طور پہ اب جیسے ہو گیا کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کا پیٹرول کا ریٹ جو ہے نا انکریز ہوتا جا رہا ہے، وہ بالکل کلیئر آیا ہے کہ آج جو 340 روپے کل 346 روپے ہوگا، دوسرے دن 350 روپے ہوگا۔ غریب آدمی کی استطاعت ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا پیٹرول پمپ ہیں یا جو مالکان ہے اسٹاکسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی چیزیں لے کے چلنی اور کتنی مہنگائی تک اس کو لے جانا ہے۔ اچھا پھر سوال یہ آتا ہے، جیسے میں کہیں بات کر رہا تھا کہ جب وہ گیس کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی دوبارہ ہم جو ہے وہ آپ کا گیس کی لائنوں کو ریسٹور کر رہے ہیں اور میٹر دوبارہ کنیکشن دینا چاہ رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ 7-8 سال بعد جب یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے بڑی خوشی کی بات ہوئی ہے، تو 7-8 سال جو لوگوں نے سفر کیا، مثال کے طور پہ آپ کا جو ہے سلنڈر سسٹم چلا گیا، پھر آپ کی بلنگ تو وہی ہے جو میٹر ریڈنگ ہے یا دوسرے ایکسپینسز ہیں، لوگوں کو برڈن زیادہ ڈال دیا گیا۔ اچھا ابھی بھی آپ کا یہی سلسلہ ہے، آپ رکے نہیں ہیں، آپ نے ایکسٹینشن لوگوں کو دینی شروع کر دی، میٹر بھی دینے شروع کر دیے، لیکن شارٹیج تو وہی ہے، لوگوں کو مہنگا ہی سلنڈر لے کے جو ہے گیس لینی پڑتی ہے۔ اسی طرح ساری چیزوں میں ہمارا دوہرا معیار ہے، ہم کہیں پہ بھی فٹ نہیں ہوتے۔ ابھی آپ کی جو مہنگائی چل رہی ہے تو اس میں روڈ ڈیلی بیسس پہ آپ کی انکریز ہوتی رہے گی۔ کیا یہ سسٹم جب ریٹ ریڈیوس ہوں گے، اللہ کرے ہو جائیں، پولیٹیکل حالات ہیں، سینیریو کہیں ایسا ہو جائے کہ ہم کہیں پھر ریورسل ہو جائیں، تو ڈیلی بیسس پہ ایسے حکومت کم کرے گی؟ نہیں، کبھی نہیں کرے گی۔ وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے انڈیکیٹر ہے کہ بھائی آپ نے آج ایک ریٹ بڑھ گیا، دوسرے دن وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، جب کم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایک ہفتے بعد اس کا ایفیکٹ پڑے گا۔ تو ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں سماجی طور پہ، معاشی طور پہ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کرپشن ہمارے جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا حصہ وصول کر رہا ہے، جس کا جہاں داؤ چلتا ہے، جس کا نہیں چلتا تو وہ بیچارہ پریشان ہے۔ اشرف بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہم نے اس میں ایک اور چھوٹا سا اضافہ آپ کی اجازت سے کروں، ہم اخلاقی طور پہ بھی انتہائی کرپٹ ہیں۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات، آپ کی اس بات کو مکمل طور پہ میں ایگری ہوں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ یہی وجہ ہے۔ اچھا ہم اس کی طرف جاتے ہیں، ابھی جیسے یہ بات ہو رہی تھی کہ سارے معاملات جو ہے معاشی معاملات خاص طور پہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور ہماری کوئی ترجیحات بھی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو بہرحال اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ جی جاری رکھیں گے گفتگو، یہاں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان۔ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کریں گے، اور بریک پر جانے سے پہلے کچھ اہم موضوعات زیر بحث تھے، اور خاص طور پہ پاکستان میں پڑنے والے اثرات جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، ایران امریکہ کشیدگی ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود تھے۔ اشرف صاحب آپ کی جانب آؤں گی ایک بار پھر، اور اب کیا لگتا ہے پاکستان کس طرح سے کوپ اپ کرے گا ان تمام تر صورتحال کے بعد؟ اب کیا لگتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں کیا ہوگا پاکستان میں؟ اور ہم تو ویسے ہی بڑی پرابلمس فیس کر رہے ہیں پاکستان میں، دیکھا جائے اسپیشلی کراچی میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے جو منصوبے ہیں جو مکمل نہیں ہو پاتے، جو غربت ہے، جو تعلیم کا معیار ہے، اس کے بعد ہماری یہ سچویشن ہوگی، ہمیں اتنے خطرات لاحق ہوں گے، اب کہاں اسٹینڈ کرتا ہے پاکستان؟ پاکستان کی بڑی وسط پوزیشن ہے، معاشی طور پہ تو ہم بہت ہی پیچھے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھیوں کی جو لڑائی ہے اس میں ہم کود تو پڑے ہیں، بہت ہی احتیاط اور بہت ہی سلجھے ہوئے طریقے سے معاملات ابھی تک تو لے کے چلے ہیں ہمارے چیف صاحب، لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ پاکستان امریکن کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے، کوئی بڑے انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ آہستہ آہستہ یہ سلائیڈیں چلنی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ یہودی لابی ہے، مکمل طور پہ میڈیا میں اس کا بڑا رول ہے۔ اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح سے سائڈ لائن کیا جانے کی کوشش کی گئی تھی اور اب دوبارہ کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے یہ بات آ جائے کہ ان کو اس رول سے نکالا جائے جو ابھی ہمارا میڈیٹر والا رول ہے۔ اچھا پاکستان نے بہت ہی احتیاط سے بہت ہی سلجھے ہوئے طریقے سے اسپیشلی ایرانیوں کو
किसी को एतमाद में लेना सबसे मुश्किल काम है। देखिए ये सारी दुनिया को मतलब इन्होंने खफा नहीं किया हुआ, लेकिन इनको तासुर ये दिया गया है कि ये जंगजू कौम है, और इसी तरह के तासुर में अब इनके पास भी एक ही चांस है कि वो पाकिस्तान की लॉयल्टी को 100% लेते हुए इस काम को अपना जो है अमन की तरफ जाए। अच्छा, अब ये जितने भी मामलात हैं इसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजेज होते हैं, और दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलह हदैबिया की बात की जाए तो उसमें भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंप्रोमाइजेस किया था वक्त के साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी लचक ईरानियों को देनी पड़ेगी। हम इंटरनेशनली जब देखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों में ऐसा लगता है कि वो आइडियलिज्म वाली बात होती है, बहुत अच्छा लगता है सुनने को भी, उस पर बात करने को भी, लेकिन जितनी तबाही ईरान में हो रही है, जितने लॉसेज हो रहे हैं, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मशरक़ वस्ता के सारे फंड्स वो जनरेट वही करके इनको देंगे, क्योंकि उनकी लॉयल्टी हम कितना भी कुछ कह लें, वो सारे का सारा सिक्योर करने का इनका बादशाहों को और उनकी हुकूमतों को अमेरिका की ही पॉलिसी में है। वो भी आप और हम उसको बहुत डिटेल में बात तो नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ चाइना की। चाइना की तरफ अगर ये मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं थोड़ा सा और ज़्यादा रिलाई करें तो बहुत हद तक बैलेंस हो सकता है। अच्छा भाई, मैं ज़रा इस तरफ आऊँगा। अगला जो मामला है वो भी बड़ा संजीदा है। अब हमें देखना ये है कि हम जो मुतासिरीन जमहूरियत हैं, ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग, इनको मैं मुतासिरीन जमहूरियत कहता हूँ, बहुत अच्छा जुमला है, तो इनके बारे में भी हमें ज़रा सोचना है। बाजवा साहब की तरफ आऊँगा। बाजवा साहब ये फरमाइएगा, ये जिन ममालिक में ये जो जमहूरियत वगैरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि अपोजिशन का रोल बड़ा आम होता है। अब ये सारे मामले चल रहे हैं, ठीक है, चलने दीजिए। पूरी दुनिया में भी इस तरह के यूक्रेन और रशिया का मामला चल रहा है और भी चल रहा है। हमें अपने मामलात को देखना है। मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पर एक अपोजिशन भी हुआ करती थी। किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि अपोजिशन सबसे पहले लोगों को सड़कों पे लेकर आती थी और उसके बाद एहतजाज हुआ करते थे। यहाँ अपोजिशन तो पहले ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और अगर ढूंढने से मिल भी जाए तो उनसे अगर सवाल किया जाए तो वो ये कहता है जी हमारा बंदा जो है उसको छोड़ दो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, हमारा बंदा छोड़ दो। एक मैं देख रहा था टीवी प्रोग्राम में, एक सवाल किया उनके पार्टी से एक लीडर से कि जंग कैसे रुकेगी, मामलात, वो कहता है हमारा बंदा छोड़ दोगे मामलात हल हो जाएंगे। मतलब गज़ब खुदा का, आप सोचिए तो सही कि इस मुल्क में हो क्या रहा है कि अपोजिशन को अपनी पड़ी है, हुकूमत से तो ज़ाहिर आप सवाल ही नहीं कर सकते, तो फिर करे क्या मुतासिरीन जमहूरियत? ये फरमाइए। देखें अपना यासिर साहब, बड़ी बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो ओपोजिशन रहनुमा थे कभी, जी जी, आप देखें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनकी ओपोजिशन देखे, मौलाना शाह अहमद नूरानी जी जी, प्रोफेसर गफूर, शाह फरीदुल हक, वली खान, यानी यार क्या सिंपल लोग थे यार वो, क्या हालांकि वो हमारे मुखालिफ थे, वो हमेशा भुट्टो साहब की मुखालफत करते रहे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। सबके सब हमने भी कल नहीं होना, हमने भी ये सब सिस्टम को छोड़ के जाना है ना। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उन मरहूमीन को कि उन्होंने की ओपोजिशन। ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये अब देखें कि क्या इमरान खान ने अपनी जमात का तो बेड़ा गर्क किया ही किया, उसने तो वो इंतकाम लिया पाकिस्तान से, उसने तो वो इंतकाम लिया पीटीआई की क़यादत से, उसने तो वो इंतकाम लिया अपने कारकुनान से कि उन्हें बेयारो मददगार लावारिस छोड़ के एक, अब मैं सख्त लफ्ज़ निकलते निकलते बच गया कि मतलब जिस तरह आप किसी बकरी के बच्चे को भेड़िए के आगे डाल दें और ख़ुद आप किसी बैंकॉट में या किसी भी महफूज पनागाह में महफूज हो जाए। चले जी, आप तो महफूज हो गए, आपको तो आसरा है कि कभी ना कभी मैं निकल जाऊंगा, और अल्लाह करे वो निकल जाए हम। लेकिन ऐसे ओपोजिशन होती है कि कभी आप परवेज इलाही को ओपोजिशन लीडर बना लें, कभी आप एक वो वकील साहब हैं, मुझे अब उनका नाम अब तो वो किस्सा पारसा हो गया ना, भूल गए हम, उनकी क़यादत पता नहीं कभी हुआ करती थी। और अब वो एक महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, बड़े असूल पसंद, बड़े मोहब्बे, वो अपने मुल्क से के मोहब्बे वतन यानी अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान के मोहब्बे वतन नहीं है। आपने उनको उठाकर दे दी। आपकी पार्टी में कोई ओपोजिशन लीडर नहीं है। यासिर भाई, बड़ा सिस्टम खराब है। आपको मैंने मिसाल दी है कि आप 1971 की हुकूमत देख लें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतनी ताकतमंद प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ओपोजिशन का रोल भी आप उस वक्त देख लें। उस ओपोजिशन ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिलाफ इतनी ओपोजिशन की
उन्होंने हमें नहीं चलने दिया और हमारी हुकूमत उन्होंने गिरवाई, चाहे उस वक्त की डिक्टेटरशिप के साथ मिलकर गिरवाई, और लेकिन वो सड़कों पे भी लोगों को होता ये था यासिर भाई, वो खुशनुमाई सिर्फ एक शख्सियात के हवाले नहीं होती थी जमात, पार्टी में ABCDEFGH पूरी ABC शामिल होती थी कि जनाब ये भुट्टो साहब के बाद होंगे, ये उनके बाद होंगे, ये उनके बाद होंगे, ये उनके बाद होंगे। अब तो डिक्टेटरशिप है, कहाँ है जमहूरियत? कौन सी है जमहूरियत? ये जमहूरियत हमने सिर्फ अपना पेट पालने के लिए फोटो लगाया हुआ है। नो, ऐसी ये कोई जमहूरियत नहीं है, इस वक्त भी कोई जमहूरियत नहीं है, क्योंकि हम मेरिट का कत्ल करते हैं, हम काबिल लोगों को अपने नजदीक आने नहीं देते। आप अमीर ज़ादे से, नवाब ज़ादे से, खान ज़ादे से गुर्बत पर बात करते हैं, यार ये क्या तमाशा है भाई? आपको अगर गुर्बत पर बात करनी है तो गरीब पार्लियामेंट के मेंबरान को बिठाएं, जो गरीब कच्ची आबादियों से MNA मुंतखब कराएं, उनसे पूछें कि पेट्रोल क्यों महंगा है, उनसे पूछें कि उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, उनसे पूछें आप अपने बच्चों की फीसें कैसे दे रहे हैं, आप बाइक का इस्तेमाल करें। भाई जब V8 वालों को आप असम्बलियों का मेंबर बनाएंगे, जब आप बड़े बड़े जागीरदार जमींदारों के हवाले कर देंगे इस ऐवान को, मैं तो गुजारिश करूंगा आर्मी चीफ से, मैं तो गुजारिश करूंगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से, और फिर मैं गुजारिश कर लेता हूँ नवाज शरीफ से, सर ये छोड़ दो नवाबी, ये खानजादी, ये चौधराट, आप लोगों ने ये सब कुछ करके बर्बाद तो कर दिया मुल्क को, आप दे दें इस मुल्क को, ये गरीबों का मुल्क था, ये आम लोगों का मुल्क था। आप, मैं ये किसी जमात की मैं ना मुखालफत कर रहा हूँ ना किसी की मैं तारीफ, जब तक इस ऐवान में बड़ी खूबसूरत बात की मेमन साहब ने कि गुर्बत क्यों बढ़ रही है। देखिए कि आपके पास करप्शन का बंद बांधने के लिए कोई फर्द ही नहीं है। यार मुझे बताएं कि ये 360, 70, 80 या 400 के करीब MNAs हैं, कभी किसी ने करप्शन के खिलाफ बात की है? ये पांचों ऐवान, ये मेरे ख्याल 4 सूबाई असम्बलियां मौजूद हैं, किसी MPA ने करप्शन के खिलाफ इस्तीफा दिया है? किसी MPA ने, किसी सेनेटर्स हैं, इतने सारे 100 के करीब सेनेटर बैठे हुए मौजे कर रहे हैं, तनख्वाहें पूछे जी 40-40 लाख, TADA पूछे जी 1-1 करोड़, ग्रीन कार्ड, लाल कार्ड, वो पता नहीं कौन कौन से कलर के तो पासपोर्ट आ गए, व्हाइट भी आ गया है शायद, वो सबका बाप है कह रहे, वो हो गए 2-3 लोगों के पास। यार ये क्या है? तमाशा है, एक तमाशा लगा हुआ है। बस इस तमाशे में अब तमाम सियासी कारकुनान ये समझते हैं कि हम भी अपने हिस्से की करप्शन करें, थोड़ा बहुत हमारा भी हिस्सा, और वो जो ताकतमंद इदारे हैं जो इस मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं, या जो उठाकर लात मारकर भगा देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, वो भी खामोश हैं। क्यों भाई? भाई आप तो करप्शन के खिलाफ निकले, एंटी करप्शन नहीं निकल रही, सुप्रीम कोर्ट नहीं निकल रही, FIA नहीं निकल रही, इदारे नहीं निकल रहे, सियासतदान नहीं निकल रहे। अरे कोई बंदा इस मुल्क में ऐसा है जो करप्शन के खिलाफ 4 बातें कर ले, इस्तीफा दे दे? क्या किसी में इतनी सियासी गैरत है? उस करप्शन का हिस्सा बनना तो मैं फख्र महसूस करता हूँ, उस करप्शन को छोड़ना मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये है सर खराबी की बात। रज़ाक साहब, आपने अभी पोजीशन की बात की, यासिर भी जिस तरह कह रहे थे कि उनसे अगर हम मुतालबा करते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएं तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा बंदा छोड़ दो। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले नौरीन नियाज़ी साहबा ने एक बयान दिया है और उन्होंने जो मार्का हक है उसको ही कह दिया है कि जी ये गठजोड़ है और ये मोदी के साथ गठजोड़ है। बड़ा ही जमहूरी मुखालफत बयान उन्होंने दिया, और फिर जी उनके जो पार्टी के मेंबरान हैं उन्होंने कह दिया जी AI है। अब बड़ा आसान हो गया वैसे ही है। अभी आप जितना बड़ा जुर्म कर ले, आप जितना बड़ा जुर्म कर ले और कह दे जी AI है, ये AI कौन सी बला है? नहीं, उसने, उनकी क़यादत ने उसको कह दिया कि उसका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, लेकिन असल बात ये आ रही है रास्ते बचने के कि ये इसका पर्सनल है, ये हमारा है, ये पड़ोसी का है, ये ऊपर वालों का। अशरफ भाई जी हाँ, ये डिसोन तो किया है, लेकिन असल मसला क्या है हमारे साथ ये पपेट्स हैं सारे। वो वक्त के साथ साथ लोगों को जो है ना वो उठाया जाता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुमने बात करनी है, तो कोई ऐसी बात कर दी जाती है कि मौजू जो है ना, जो हमारी लॉयल्टी का हमारा हट जाता है। और फिर सबसे बड़ की बात ये कि हमारा सबसे बड़ा ईमान है हमारी आर्मी। बिल्कुल ठीक है। हम पाकिस्तानी अफवाज पे जितना भरोसा और यकीन है हमें, जैसे कि आपका भी हिंदुस्तान के साथ जो भी मार्का हुआ अल्लाह ने सुरखरू किया, तो ये हमारी ये दीन के साथ और हमारी आर्मी के साथ जो वाबस्तगी है उसको मुख्तलिफ हवालों से आस्ते आस्ते उसको किसी न किसी तरीके से
डिस्प्यूटेड बनाने के लिए ये मामला किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक सतही बात है, मैं असल जो बात कर रहा था कि हमारे यहाँ जैसे अभी भाई कह रहे हैं ना, इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रिंसिपल्स अगर बन जाते तो अभी भी हमारे मुल्क के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमने किसी प्रोग्राम में यासिर भाई आपके साथ किया था, तो हमने एक बात की थी कि ये इंटरनेशनली जितने भी हमारे फॉरेनर बन जाते हैं पाकिस्तानी होते हुए, कि सेक्रेटरी हैं, जनरल्स हैं, जितने भी लोग हैं बड़ी की पोस्ट पे, उन सब की जो है पोस्टें ख़त्म होनी चाहिए बगैर किसी अनकंडीशनल। ये है कि अगर उसकी डुअल सिटीजनशिप है तो या तो पाकिस्तान को चूज करे या फिर वो जिस मुल्क के लिए उसने अपनी सिटीजनशिप ली है, ये हल्फ में भी आना चाहिए। और ये टोटली यहाँ तक कि सेनेटर भी, आपके असेंबलीज के मेंबर भी, बल्कि मैं तो कहता हूँ उनके खानदान के लोग भी, इसलिए कि वो लॉयल्टी आपके इस मुल्क के साथ है। आप यहाँ खा रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, सब कुछ फैसिलिटीज ले रहे हैं, दुनिया के सारे मामलात आप यहाँ कर रहे हैं, तो क्यों आप दूसरे, अच्छा वहाँ पे भी उनको एक लॉयल्टी के साथ हलफ लेना पड़ता है उस मुल्क के साथ, तो किस मुल्क के वफादार हैं? मैं दोहरा नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन ये कि आज तक ये क्लियर, अच्छा वो आता है थोड़े दिनों के लिए एक बात आती है कि जी उनसे फॉर्म ले लिए गए, उनसे बात की जा रही है, उसमें इस लेवल के लोगों को, कभी ये एक नोटिफिकेशन या कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई एसआरओज या कोई ऐसी बात सदर पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डिनेंस ही आ जाए कि ये जितने भी इस तरह के जो लोग हैं कहीं पे भी हैं, किसी भी गवर्नमेंट पोस्टों पे हैं या किसी इनडायरेक्ट आपकी जो कंपनीज हैं जिसको कह सकते हैं कि हुकूमत जिसको सपोर्ट करती है बिलवास्ता तौर पे, इन सब का। अच्छा भाई, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो टॉपिक से इस तरफ आ जाते हैं कि मामलात को हल कैसे किया जाए। मेरा आपसे सवाल है, हम पहले सुनते थे या पढ़ा करते थे कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है जो नाकाबिले तस्खीर है, ना उसको कोई शिकस्त दे सकता है, ना कुछ हो सकता है। यहाँ पर साबित ये हुआ कि बड़ी आसानी के साथ ईरान जैसे मुल्क ने उसकी आधी ताकत को ख़त्म कर दिया, और लामाला अगर आगे चल के अगर उसको कोई, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हमें ये बताया जाता था कि भारत हमसे बड़ा मुल्क है, बड़ी ताकत है, हमने चंद घंटों के अंदर वो भी तासुर को हमेशा ख़त्म कर दिया। इसी तरह ये जो एक पाकिस्तान में हुकूमतों ने तासुर कायम किया, बड़ी सख्त बात है कि IMF का अगर सहारा नहीं होगा तो हम मुआशी तौर पर तबाह हो जाएंगे या डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। कि ये भी कुछ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमें महज ये डराने के लिए बताया जाता है, और अगर हम इसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं तो हम बिल्कुल नहीं सरवाइव कर सकेंगे? क्या ये भी कोई ऐसा ही, तो इसी किस्म का कोई ड्रामा? बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रू बात ये है कि श्रीलंका हमारे सामने है जी। अभी 3 साल पहले वो उसको कुर्की मुल्क करार दे दिया गया था कि अब ये डिफॉल्टर हो गया। जब डिफॉल्टर हो गया तो उसके जितने भी लॉसेज या जो भी उसके फंड्स थे जो इनको दिए गए थे वो सारे लैप्स हो गए। ठीक है, वो क्लीन चिट हो गया। अब उसको इंटरनेशनली कोई फंड नहीं मिलेगा, उसने अपने पैरों पे खड़ा होना है, और उसको एक मार्किंग दी गई कि आप 3 साल 5 साल में अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर हम आपको अपने साथ शामिल कर लेंगे। और श्रीलंका इस वक्त अपनी उस पोजीशन पे आ गया जो पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन है। हम अपने जैसे रुपए की बात करते हैं तो हमारा रुपया जो है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया ना, एक पासपोर्ट है और एक आपका करेंसी है। 2 चीज़ों में आप जब कहीं जगह पे खड़े होते हैं तो आपकी पोजीशन नज़र आती है कि इंटरनेशनली आप इस्तेहकाम की तरफ हैं, आप किसी इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन की तरफ आपकी पोजीशन है। आप दुनिया के लास्ट 4 या 10 मुल्कों की पोजीशन पे माशी तौर पे और आपके पासपोर्ट के लिहाज से। तो अब जब इस तरह की पोजीशन में तो हमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़े। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप ये देखें, ये जंग में दुबई ने आपको जिस तरह से प्रेशर दिया, मैं नाम ले लिया मैंने उसूली तौर पे, तो बात ये है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपको किसी और से फंड लेके आपको वो पैसे देने पड़ गए। अच्छा, अब सेम पोजीशन है कि अभी चाइना आपसे कहता है कि जी गवादर आपका डेवलप नहीं हो रहा, सिक्योरिटी के मसले हैं, तो आप कहाँ खड़े हैं? आपके पास 4 चीजें इतनी बड़ी जो की थी, एक थी आपकी मादनियात, दूसरा था आपका गवादर, तीसरा था आपका एग्रीकल्चर, और चौथा था आपका एक्सपोर्ट। हमने 4 चीजों में कहीं पे भी अपने आप को स्लेब पूरे साफ कर दिए। अच्छा, अब साफ कर दिए तो अब कहीं किस तरह से सर्वाइवल होगा? क्या हम गवादर को कंस्ट्रक्ट करके उसको उस जगह पे ले आएंगे जो उसकी पोजीशन बनती थी? अच्छा, वो 4 जहाज आ जाना, 3 महीने में 2 जहाज आ जाना, सिंबॉलिक हम जाहिर करते हैं कि हमने बहुत, जबकि वहाँ कम्युनिकेशन का हमारे यहाँ वो सिस्टम ही नहीं बन पाया, ना रोड है, ना प्रॉपर पानी है, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों में जो डेप्थ है हमारी, जिस तरह आपकी आर्मी बहुत से मामलात में वो इन रोल है, अब मैं इसको नहीं कहता कि वो उसको फोर्स किया जाता है, कहने का मकसद है
कि ये माशी तौर पे भी इनको एक लाइन देनी होगी बिल्कुल ठीक। माशरे को बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमने देख लिया समाजी तौर पे हमने अपने सियासतदानों को आजमा लिया। मैं किसी तरह से ये नहीं कह रहा कि उनको बकअप किया जाए, बात ये कि कोई ना कोई ऐसा, जैसे तुर्की में चला, बताइए। बिल्कुल, अब वो देखें उन्होंने डॉलर देना शुरू कर दिया, अपने घर से निकालना शुरू कर दिया। हमें पता चलता है ना कि डॉलर अब महंगा होने वाला है, तो हम सारी चीजें छोड़ के वो खरीदना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हमें कोई चीज लगती है महंगी होने वाली है तो हम अपने इंडिविजुअल वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये समाजी तौर पे सारे मामलात हैं, हमें देखना होगा। और बाकी रही ईरान वाली बात और ये दुनिया के साथ, अभी मशरक़ी वस्ता के अंदर एक चेन तो बनी है, जो आप बात कर रहे थे ना, अमेरिका बहादुर की जो बात कर रहे थे, अब लोगों को समझ आ गई है, वहाँ के मतलब सिटीजन्स को भी, बहुत से मुल्क हैं, अभी ऐसा नहीं है कि सारे मुल्कों को सिवाय 3 मुल्कों को छोड़ के। ठीक है अशरफ भाई, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, 30 सेकंड मेरे पास रह गए हैं। बाजवा साहब, आखिरी एक जुमला आपसे सिर्फ ले लेता हूँ, क्योंकि बात तो बड़े दोबारा से शुरू हो जाएगी। सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जहन में सवाल आता है, ये जो निज़ाम राइज है, इससे नतीजा निकल सकता है या नहीं, क्योंकि अब हमारी उम्मीद जो है वो खत्म हो गई है। आखिरी जुमला क्या होगा इस पर? मुझे भी उम्मीद नहीं है। नहीं है? मुझे भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखें इस उम्मीद पर हमने बहुत नुकसान कर लिया और मजीद हम गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। ऐसा ही है, तो मुझे भी उम्मीद, पल्ले कुछ नहीं रह गया। ठीक हो गया जी। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया आपका, अशरफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद मेहमानों को यहाँ पे तशरीफ लाए। बड़ी सर हासिल गुफ्तगू हुई है, मुल्की मौशी और सियासी निज़ाम के हवाले से बड़ी सख्त बातें हैं, लेकिन ये सुनना इस वक्त की ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसको ठंडे दिल के साथ, दिमाग के साथ समझा जाए, वगरना सूरत हाल जहाँ तक हम जिस नहज पर ले आए हैं, मैंने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे माफ़ कीजिएगा, लफ्ज़ मुतासरीन जमहूरियत, ये ज़्यादा मौजू हमें लगता है कि हम सारे मुतासरीन बिल्कुल कंसिडरेशन की अब अशद ज़रूरत है हमारे मुल्क में। मुल्क को कंसिडर किया जाए, मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कंसिडर किया जाए और उस पर काम किया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो चुका है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कल एक बार होगी, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने